स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एच.डी. यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है, क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है, आज उसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग इसकी 11 क्लास हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया करके मैंने आपको समझाया है। अगर आप कंटिन्यू सारी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैंसुरेशन समझ में आ जाएगा, क्षेत्रफल वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसे आज ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, तो और अगर किसी और चैप्टरों की वीडियो आपको देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको सभी चैप्टरों की वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। मैथ के ये जो एच.डी. यादव का मैथ है इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसे आज ख़त्म करते हैं। क्षेत्रफल आपका जो है लगभग 11 क्लास इसमें हो चुकी हैं। आज क्लास 12 है। तो देखते हैं, इसमें 166 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 167 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 167 इसमें क्या है देखें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी करने को बोल रहा है और फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि तो होनी है जब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ रही हैं, पर दुगनी तो तब करेंगे ना जब हमें अब पता हो। तो आप अब कुछ भी मान लें, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई आप 2 मान लें और चौड़ाई आप 1 मान लें। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 2। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने माना है वही मान के होगा। कुछ भी मान लेना, बस लंबाई चौड़ाई बराबर मत मानना, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती हैं। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब इसने लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया है। तो लंबाई पहले इसे L1 और इसे B1 मानते हैं। तो अब L2 कितना हो जाएगा, 2 मानी थी तो 2 का दुगना 4, और B2 1 माना था तो 1 का दुगना 2। अब क्षेत्रफल निकाल दो। तो A2 बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 4 दूनी 8, और पहले क्षेत्रफल कितना था, 1 था और अब 8 था। तो कितने की वृद्धि हो रही है? वृद्धि परसेंट पूछ रहा ना ये आपसे। आयत की लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दी गई है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लंबाई 2 मानी थी, चौड़ाई 1 मानी थी, तो क्षेत्रफल कितना आया, 2। ठीक है, यहाँ गलत लिख दिया। ये क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, 2। अब इसने लंबाई चौड़ाई दुगनी करने को बोला है, तो पहले लंबाई 2 थी तो अब 4, और चौड़ाई 1 थी तो अब 2। तो अब क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो 8। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 से 8 हो रहा है। 2 से कितना हो रहा है, 8। तो कितना फालतू हो रहा है, 6। ये लीजिए। तो अब जो वृद्धि परसेंट निकालते हैं तो बटे में क्या आता है, जब मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया था, अगर किसी ने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले। जब अधिक परसेंट या वृद्धि परसेंट निकालते हैं तो बटे में उन दोनों में से छोटा वाला आता है। किन दोनों में से, इन दोनों में से। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2। और परसेंटेज लाने के लिए 100 की गुणा करते हैं। परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, 100 की गुणा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 300% आपका आंसर हो जाएगा। 300% की इसमें आपकी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 168। अब 168 में क्या है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई है। देखो, अगर परसेंटेज में कमी वृद्धि की गई हो तो फिर 100 से स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन को, और दोगुना और तिगुना अगर कर रखा हो तो इस तरह जो क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हें कराया 167, उस तरह क्वेश्चन को करना चाहिए। और अगर परसेंटेज में वृद्धि हो तो 100 मान के कर लेना चाहिए। अब वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 25% की वृद्धि कर रहा है। एक काम करें आप, ये 100 है। अब लंबाई में कितने की वृद्धि करी है, 30 की। तो 100 का 30% 30, उसका इफेक्ट इसी पे पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 130। और चौड़ाई में कितने की वृद्धि करी है उसने, 25 की। तो उसका भी इफेक्ट यहीं पड़ेगा। इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दें। याद रखें, जिसका भी 25% निकालना हो उससे 4 से डिवाइड करते हैं। ये सब बातें मैंने आपको परसेंटेज में बताई थी, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो इसका 25% क्या होगा, 4 से डिवाइड करके जो आएगा। तो 4 तिया 12, बचा कितना, 1 हो गए 10, 4 दूनी 8, बचे कितने, 2 हो गए 20, 4 पंजे 20। तो 32.5
5 आ गया है इसका 25%, तो इसे भी इसमें जोड़ दें तो 162.5 हो गया ये, है ना। और देखो लंबाई भी हमने बढ़ा दी है और चौड़ाई भी बढ़ा दी है, और कहाँ से चले थे 100 से, और पहुँच कहाँ गए 162.5% पे। तो कितने की वृद्धि हो रही है 62.5%। अब परसेंटेज लाइन निकालेंगे तो अभी तो बताया था, देखो बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर तो इनका अंतर ही रखते हैं और बटे में छोटा रखते हैं अगर वृद्धि परसेंट निकालना है। तो इसमें छोटा कौन है 100, तो बटे 100, और परसेंटेज लाने के लिए जब गुणा 100 करेंगे तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा 62.5%। इससे आगे बढ़ जाएं आप, यदि 169 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 169। इसमें क्या बोला है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ाया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन करना कैसे होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार एग्जाम में आया ये। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए, देखो आप एक बढ़ाओगे या घटाओगे तो तब जब आपके पास क्षेत्रफल हो, तभी तो बढ़ा या घटा सकते हैं, जब हमारे पास क्षेत्रफल हो, तो है नहीं तो मान लो। तो परसेंटेज अगर क्वेश्चन में हो तो 100 मानना चाहिए, तो हमने क्षेत्रफल 100 मान लिया पहला वाला। ये किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो अब वर्ग की भुजा में रिलेशन बूझ रहा, तो अब भुजा भी निकाल लो। अगर वर्ग का क्षेत्रफल तुम्हारे पास हो और तुम्हें वर्ग की भुजा निकालनी हो, तो क्षेत्रफल का रूट जो होता है वो वर्ग की भुजा होती है। तो इसका रूट कितना होगा 10 होगा। तो पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी है 10, जब भी तो क्षेत्रफल 100 होगा। अब क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि करी उसने 44% की, तो 100 का 44%, 44 इसमें जोड़ दो आप, तो A2 आ जाएगा दूसरा वाला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आ गया 44। अब क्षेत्रफल 144 आ गया है ना, क्योंकि 44% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 144 आ चुका है। जब क्षेत्रफल 144 है तो भुजा 12 हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल का जो रूट होता है वो ही वर्ग की भुजा होती है, केवल वर्ग में ऐसा करते हैं, ठीक है 12। तो वो ये पूछ रहा है आपसे प्रत्येक भुजा की लंबाई में वृद्धि कितने % होगी, ठीक है। तो पहले भुजा कितनी थी 10, अब कितनी होगी 12, तो कितने की वृद्धि हुई है 2 की, कहाँ से 10 से। जब भी वृद्धि % निकालते हैं तो बटे में उन दोनों में छोटा रखते हैं, कमी % निकालते हैं तो बटे में उन दोनों में से बड़ा रखते हैं, तो इन दोनों में छोटा कौन है 10। तो ये कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%। ये सब कुछ परसेंटेज में पढ़ाया था आपको, ठीक है। 1/5% लाने को गुणा 100 करेंगे यहाँ, तो 5 से 100 20 बार कैंसिल हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 170 170 में क्या है देखते हैं। इसमें है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि अथवा कमी होगी। ये तो बहुत कई चैप्टर में आता है क्वेश्चन, परसेंटेज में भी आता है, लाभ हानि में भी आता है, ब्याज में भी आता है। जितने % की वृद्धि हो अगर उतनी % की कमी हो तो उसका स्क्वायर बटे 100 कर देते हैं, और हमेशा इस केस में हानि होती है। तो 10 की वृद्धि हो रही है, 10 की कमी, तो 10 का स्क्वायर बटे 100%, तो 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है, तो 100/100, तो 1% की कमी इसका तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 171 यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इसके सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। सतह क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। देखो गोला भी आपको पढ़ाया तो है नहीं, पर आप देख लो एक बार, है ना, गोला भी नहीं पढ़ाया है। अब देखो गोले का आयतन होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। गोले का क्या होता है आयतन, 4/3 πr³ होता है। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। पर ये वृद्धि जो बूझ रहा है क्षेत्रफल में बूझ रहा। अब क्षेत्रफल और आयतन देखो आयतन आता है जैसे मात्रक मीटर है तो घन मीटर में, मतलब मीटर की घात 3 में, और क्षेत्रफल आता है वर्ग मीटर में, मीटर की घात 2 में। समझ रहे, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, जबकि क्षेत्रफल में 3 होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सॉरी उल्टा बोल गया हूँ मैं। क्षेत्रफल में 2 होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, और आयतन में 3 होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
ठीक है। तो इसीलिए एक लंबाई का मीटर, एक चौड़ाई का, एक ऊंचाई का, इसलिए ये घन में आता है, ये एक लंबाई का और एक चौड़ाई का, इसलिए ये वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है। अब गोले का तो आयतन होता है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बूझ रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बूझ रहा है तो यहाँ एक पावर आपको कम करनी होगी, समझ गए, एक पावर आपको क्या करनी होगी, कम। अब ये क्षेत्रफल बन गया है, अब ये क्या बन गया है, क्षेत्रफल बन गया है, ठीक है। त्रिज्या को डबल करने को कह रहा है। देखो एक बार तो ये हो जाएगा भैया क्षेत्रफल A1 हम लिख लेंगे चलो, और एक बार फिर हम A2 लिखेंगे, तो 4/3 पाई, यहाँ R1 आ जाएगा, यहाँ R2 आ जाएगा। देखो इन दोनों में ये तो सेम ही है ना, सेम है कि नहीं है ये बताएं, है नहीं सेम है, तो इन्हें लिखो ही मत, इन्हें मत लिखो, क्योंकि दोनों में सेम है, ये कैलकुलेशन ही बढ़ाएंगे, तो इन्हें आप लिखे ही ना। तो R1 स्क्वायर पहली कंडीशन में क्षेत्रफल आ जाएगा गोले का, और R2 स्क्वायर दूसरी कंडीशन में। वो त्रिज्या डबल करने को कह रहा है, तो कुछ त्रिज्या मान लो। तो त्रिज्या आप सपोज करो हमने 1 मान रखी है, कितनी मान रखी है त्रिज्या हमने 1, तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 1 ही होगा ना। और अब त्रिज्या उसने क्या करने को कहा है, 2 गुना करने को कहा है। एक बार पढ़ लेते हैं, गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दे, तो 1 का दुगुना तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो ये क्षेत्रफल आए, अब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में क्षेत्रफल ही आता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 से 4 हो रहा है, तो 3 की वृद्धि हो रही है, ये 3 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं, अंतर बटे में उन दोनों में छोटा तो 1 है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, तो कितना हो जाएगा ये 300%। कितने परसेंट होगा ये, 300% हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन तो है नहीं, एक लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो वही इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 172 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 172। यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, ये कह रहा है। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको, जब 168वां क्वेश्चन आपको कराया था, अगर परसेंटेज में कमी और वृद्धि कर रहा हो इस कंडीशन में, तो फिर क्वेश्चन को 100 से करना चाहिए, मतलब मतलब ये जो है ना, इस तरह से ये ट्री वाले तरीके से करना चाहिए 100 मान के। पर 100 हम क्यों मानते हैं परसेंटेज में, क्योंकि 100 का जितने भी परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है, तो इसलिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। पर इसमें तो परसेंटेज 12.5% है ना, और अगर आपने परसेंटेज हमसे पढ़ी है तो मैंने लिखाया होगा 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है 12.5%। 12.5% कितना होता है, 1/8। ये सब मैंने वहाँ समझाया था कैसे 1/8 आता है। अगर किसी को समझ नहीं है इसकी, तो आप वहाँ जाके हमारी प्ले लिस्ट में प्रतिशतता की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, परसेंटेज की देख सकते हैं आप वहाँ जाके। तो इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट आप 100 से ना करें, क्योंकि 100 का 1/8 निकलने का ही नहीं है, 80 से कर लें। कितने से कर लें, 80 से, कितने से भी कर सकते हैं। तो 80 का 12.5% मतलब 1/8 कितना होगा। जब आप 80 का 1/8 निकालोगे तो 10 ही तो होगा ना, ये देखिए तो 10। अब ये देख लो, अगर वृद्धि करिए तो जोड़ दो, 12.5% की कमी करिए तो घटा दो। तो 12.5% तो बढ़ाया है, तो इसमें जोड़ लें इसे, तो ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और चौड़ाई को 10% कम कर दिया है, चौड़ाई 10% कम करिए तो 90 का 10% तो 9 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 90 में से जब 9 जाएंगे तो 81 आ जाएगा, ये लीजिए, है ना। अब बूझना क्या चाह रहा है वो आपसे, तो उसका क्षेत्रफल होगा। और ऑप्शन है 1.25% घट जाता है, 2.5% घट जाता है, तो घटना तो है नहीं, बढ़ रहा है, क्योंकि कितना था 80 और अब कितना हो गया 81, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि परसेंट है तो बटे में छोटा आएगा, तो इन दोनों में छोटा कौन है 80, तो बटे 80। और परसेंटेज में ऑप्शन है, ऑप्शन परसेंटेज में, तो परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, ठीक है। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब 4 से 5 को डिवाइड कर लो, तो 4 ही कम 4 बचा 1 हो गए 10, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, तो 1.25% बढ़ेगा, ठीक है।
इससे आगे चलते हैं। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं विविध वाले क्वेश्चन, है ना। कौन से क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं? विविध वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो करते हैं जल्दी जल्दी, आज इस चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे पक्का पक्का। तो 173 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 173 173। इसमें क्या है, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वर्ग के विकर्ण पर देखो, ये लीजिए, ये रहा आपका वर्ग, है ना, ये इसका विकर्ण, इसकी भुजा ए, तो विकर्ण कितना हो जाएगा √2a। ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, है ना। ये लीजिए, अब ये कह रहा है इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर इसका आधार इसका विकर्ण माना गया है ना, इस तरह अगर यहाँ से बनाए भी हम, थोड़ा सा और ये इधर को चला जाएगा, इसे ऐसे ले रुके जरा, इस तरह ऐसे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये वाली भुजा 2√a है, तो ये भी 2√a ही होगी, ये भी 2√a ही होगी, ठीक है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, तो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा तो a है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुणा। अब त्रिभुज की भुजा कितनी है, 2 रूट है, 2√a का स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है ना, तो a² अनुपात √3/4 गुणा √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, और a का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे तो कैंसिल, और 2 दूनी 4। अब ये कितना हुआ है, इस तरह हो चुका है √3/2, तो 2 तो एलसीएम, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और √3 और बटे 2, और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, तो आ गया है 2:3, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 पे आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेंगे अभी, जैसा क्वेश्चन नंबर 174 है, ध्यान से देखें। 174 इसमें कहा गया एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा, देखो एक समांतर चतुर्भुज है, कुछ ऐसा होता है इस तरह से, एक समांतर चतुर्भुज ABCD ये है, ठीक है। थोड़ी सी लंबी कर ले, सभी लेंथ बराबर लग रही है। इस तरह होता है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक AB जो है 24 है, AB कितनी है 24, जब ये 24 है तो ये भी 24 ही होगी, ठीक है। और दूसरी भुजा AD 16 है, ये 16 है तो ये भी 16 होगी। समझना, बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान। तथा भुजा AB तथा DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है। AB और DC इनके बीच का जो स्पेस है ना, ये वाला, ये 10 है, ठीक। तदनुसार AD और BC भुजाओं के बीच की दूरी, AD और BC भुजाओं के बीच की दूरी, ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाली, ये, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो ये चित्र इस तरह है, एक बार इसे इस तरह और बनाएं, ऐसे और बनाने की कोशिश करें, मतलब जैसे ऐसे है ना ये, अभी तो ये इस तरह पड़ा हुआ है, तो यहाँ तो आधार कितना है इसका 24 है, एक बार इसका आधार 16 और बना लो, एक बार इसका आधार क्या बना लो 16 और बना लो आप, ठीक है, कुछ इस तरह ऐसे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इसमें ABC और D, और AB कितना था 24 था, तो ये भी 24 होगा, और AD कितना था 16 था, तो ये भी 16 होगा, ठीक है। अब इनके बीच का स्पेस कितना था, ये वाला था 10, और आपसे इसे पूछ रहा है, ये इसे मान लो H, देखो हाइट नहीं हो गया, ये हाइट
हो गया या नहीं हो गया। अब ये दोनों जो फिगर है ये एक ही फिगर है ना, एक ही है ना, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। समझना, ये इसी तरह तुम्हें करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे भी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार तो 24 है और ऊंचाई 10 है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, बराबर। अब बराबर क्यों रखने, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं तो क्षेत्रफल सेम होंगे। पर इसमें आधार क्या है, 16 है, और ऊंचाई ये हमसे पूछी गई है जो कि हमने h मान रखी है, ठीक है। बस इसे सोल्व कर दो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। तो ऊंचाई इसके बीच की दूरी जो ये पूछना चाह रहा था ना हमसे, AD और BC के बीच की दूरी जो पूछ रहा था वो 15 है, ठीक है। आगे समझ, इस तरह हम करेंगे इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान से। तो बहुत बढ़िया तरीका है, आप देखें ध्यान से। 175 पे आ जाएं। एक 175 में क्या है देखते हैं जरा, 1 मिनट। सही दिख रहा है, चलो। 175 में क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। समांतर चतुर्भुज बनाए जल्दी से। ठीक है, A, B, C और D, ठीक, कि भुजाओं का अनुपात 5x और 4x है। 5:4 में है, 5:4 में, तो ये क्या हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x। तो इस वाली भुजा को हम 5x मान लेते हैं और इसे हमने 4x मान लिया है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगा, बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर तुंगता पूछ रहा, तो तुंगता मीन्स ऊंचाई है, तुंगता मीन्स क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। ये 20 है, तो वही क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसी चित्र को 2 बार बनाएंगे, अभी बताया था, तो उसे आप बार बार रिपीट ना करें। एक बार तो आधार इसे मान लें, है ना, और एक बार आधार इसे मान लें और बराबर रख दे क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, और एक बार आधार दूसरी भुजा को मान लें, आधार गुणा ऊंचाई, तो उसे h ही मान लें, है ना। इसे ही आपसे पूछ रहा है, ये h ही मान लिया, ठीक है। तो चित्र तो अभी बना के दिखाया था आपको, 2 समझ गए होंगे ना। तो बस इसे आप सोल्व कर लें। x से तो आपका x कैंसिल हो गया, और 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 25 मीटर। तुंगता मीन्स क्या होता है, ऊंचाई होता है। 176 पे आ जाएं। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 हो तो बड़ी भुजाओं की दूरी पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन वही है ना। तो एक बार तो बड़ी भुजा को आधार मान लें, अब चित्र नहीं बना रहा हूँ, तो एक बार तो 36 को आधार मान लेंगे, और ऊंचाई दी नहीं है इनके बीच की, है ना। 176 देख लें यहीं पे जल्दी से, इसी तरह बनना है। तो एक बार तो बड़ी भुजा को आप आधार माने तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई दी नहीं है इनके बीच की। एक बार छोटी भुजा को मान ले, तो छोटी भुजा कितनी है 27, और बीच की क्या दी है दूरी 12, तो 27 गुणा 12। अब 12 तिया 36 और 3 निम 27, तो h बराबर कितना आ गया है 9, ठीक है। दोनों तीनों क्वेश्चन एक से ही हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिए हैं ये। अब 177 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 177। 177 में क्या है, देखो, एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तांबे का तार है, उसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इन्होंने 121√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर ही तो होता है, और इन्होंने कितना दिया है 121√3 दिया है, 121√3, ठीक है। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज की आप भुजा निकाल लें, क्यों,
वही बताते हैं, देखो क्यों निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा a² बराबर 121 गुणा 4। अब जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट जाएगा, तो 121 का रूट 11 और 4 का रूट 2 होता है, तो 11 दूनी 22। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 22 आ गया। अब देखो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, ये भी 22, ये भी 22, ये भी 22। तो अब आपको तार की लंबाई मिल जाएगी 22 और 22 44 और 22 66। तो तार की लंबाई 66 मीटर या सेंटीमीटर जो भी इसने कहा होगा, ठीक है। तो 66 सेंटीमीटर है तार की लंबाई हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया गया है। अब तार को जब मोड़ के वृत्त बनाएंगे तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, जितनी तार की लंबाई है ना। और तार की लंबाई क्या होगी, जो त्रिभुज का परिमाप है ना, परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा। तो ये जो त्रिभुज का परिमाप है ये ही तार की लंबाई होगी। अब तार 66 सेंटीमीटर लंबा है, तो इस 66 सेंटीमीटर का ही तो ऐसे वृत्त बनाएंगे। तो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये तार ही है। तो ये तार कितना लंबा घूमा हुआ है, 66। अब इसे घूमे घूमे को क्या कहते हैं, परिधि। तो परिधि इसके बराबर हो जाएगी। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई r बराबर 66। पाई की वैल्यू रख दें यहाँ पे 22/7, ठीक है। तो 22 तिया तो 66 हो गए हैं आपके। तो 7 तिया 21/2, तो r बराबर 21/2। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है ये देख लें जरा एक बार। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब त्रिज्या मिल गया तो क्षेत्रफल निकाल दे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है। अब पाई में तो नहीं है, पाई में नहीं है, पाई r²। तो पाई का मान रख दें 22/7 गुणा r²। अब r तो 21/2 है, तो 21/2 गुणा 21/2 कर दो, 21/2 गुणा 21/2, ठीक है। तो 7 तिया 21। अब 2 से ये 11 बार कट गया है, ठीक है। अब करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड और कर लेना है बस। तो यहाँ पे 21 बचा हुआ है ये, और 11 तिया 33। तो 21 की और 33 की गुणा करें जल्दी से, देख लें एक बार। 21 बचा हुआ और 11 तिया 33 और ये 2 से डिवाइड होना है। तो 3 और 6, 3 और 6, तो ये 693/2। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। तो 346.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर कितना, 178 पे आ जाए। अब 178 में क्या है, एक वर्ग की एक भुजा और एक विकर्ण को आधार मानकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। तद अनुसार उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब एक त्रिभुज तो वर्ग की भुजा पर बनाया गया है और एक त्रिभुज वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है। तो जो त्रिभुज वर्ग की भुजा पर बनाया गया होगा उस त्रिभुज की भुजा वही तो होगी जो वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा तो हम ए लेते हैं, समझ रहे ना। और एक त्रिभुज वर्ग के विकर्ण पर बनाया है, तो वर्ग, अब जो वर्ग के विकर्ण पर त्रिभुज बनाया है उसकी भुजा क्या होगी, जो वर्ग का विकर्ण होगा। और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा, मतलब √2 है। तो कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक त्रिभुज की भुजा तो हो जाएगी ए, और एक त्रिभुज की भुजा हो जाएगी √2a। समझ गया। ए कौन से की होगी, जो वर्ग की भुजा पर त्रिभुज बन रहा है, और √2a किसकी होगी, जो वर्ग के विकर्ण पर बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो ये देख ले पहले किसको कह रहा है, भुजा वाले को ही पहले कह रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये जो त्रिभुज वर्ग की भुजा पर बनेगा तो इसके लिए तो भुजा ए ही होगी, अनुपात दूसरा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब ये दूसरा त्रिभुज जो है वर्ग के विकर्ण पर बन रहा है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। तो इस वाले त्रिभुज की भुजा ये होगी, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही होगा। तो a² अनुपात 2a², तो a² से a तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 179 पे आ जाए। 179
179 में क्या है, एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। भैया दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर हैं ए और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। देखो एक वृत्त ये और एक वृत्त ये, सपोज करो इसका केंद्र तो ये है और इसका केंद्र ये है, ठीक है। इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, तो इनकी त्रिज्याएं हैं बराबर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ए, क्योंकि ये इस वाले वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी तो त्रिज्या ही होती है, तो इधर भी तो इसकी परिधि है ये और इसकी भी यही होगी, समझ गए। चलो इससे आगे क्या है वो देख लेते हैं। यदि वो दोनों वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटें, ए तथा बी पर काटें, ठीक है, ये बिल्कुल आमने सामने काटेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, यहाँ ए मान लेते हैं और यहाँ बी मान लेते हैं। ए और बी पर काटें, जो कि काट भी रहे हैं आप देख लें, तो ओ और ओ डैश उनके केंद्र हों, इनके केंद्र इसने ओ और ओ डैश होने को बोला है, तो जो इसने बोला वही ले लेते हैं, ठीक है। ओ डैश हो तो चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश, ए ओ बी ओ डैश, ये वाला चतुर्भुज, समझ गए। मैं बना देता हूँ जरा दूसरे मार्कर से, कहाँ गया भाई, ये ए ओ बी ओ डैश, ये जो चतुर्भुज है इसकी बात कर रहा है। ऐसे देखो ये बना इस तरह, ये बना, समझ गए। इस वाले चतुर्भुज की, चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश, ये मैंने बना दिया है रेड से, आपको दिख रहा होगा अगर, ठीक है। अब बूझना क्या चाह रहा वो देखते हैं। का क्षेत्रफल कितना होगा, अच्छा इसका क्षेत्रफल बूझ रहा है ये, इसका क्या बूझ रहा है ये, क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये आधार है, ये यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज तो ये रहा ए ओ डैश। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है ए, और ये केंद्र है इस वाले वृत्त का, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, तो ये भी ए। ऐसी ये इस वाले वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसी तरह ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इन दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दो, वही इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए ओ डैश प्लस त्रिभुज बी ओ डैश का क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों के आप क्षेत्रफल निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो ए ही है ना, ए का स्क्वायर, ये इसका हो गया, प्लस इसके लिए भी तो बिल्कुल यही आना है, तो गुणा 2 कर दो बस, या यही लिख दो एक बार और, √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ठीक है, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 होके लास्ट में वही आना है। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 गुणा ए स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो यही है, ठीक है। इस तरह ही तो हो गया है ये। अब 180 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 180। में क्या है, इसमें बोला है ABC समकोणीय त्रिभुज है। कोई त्रिभुज है ABC, उसमें B पे समकोण ABC है, मतलब एक कोण 90 अंश का है, ये देखें इस तरह ABC समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है, मतलब यहाँ पे B लिखना होगा तुम्हें, तो ऐसे लिख लेते हैं ABC।
इससे आगे क्या है, BC और AC के मध्य बिंदु, BC और AC के मध्य बिंदु क्रम से B डैश है और A डैश है, ये B डैश है और ये A डैश है। ठीक है, चलो कोई नहीं। चतुर्भुज A डैश B डैश B, A देखो ये वाला, A डैश, ठीक, और B डैश B, ये वाले चतुर्भुज की बात कर रहा है ये, ऐसे, समझ गए आप? ठीक है। और त्रिभुज ABC, तो ABC तो यही है पूरा, ABC पूरे का, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें एक फिर में है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये हो गया 181 हो गया, मतलब 4-5 क्वेश्चन इसने बिल्कुल वो लगा दिए यहाँ मेंसुलेशन में ला के, जो ज्यामिति में से देने चाहिए थे यहाँ पे देने ही नहीं थे। अब इसके फिर में है, फिर में क्या है, यदि समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु, समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु व आधार के मध्य बिंदु से मिलकर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल, से मिलकर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या बचा हुआ, ये त्रिभुज बचा हुआ, शेष त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात जो होता है 3:1 होता है। कितना होता है इसका जो अनुपात होता है, 3:1 होता है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल व त्रिभुज, जो ये शेष बचा हुआ ये वाला देखो, ये त्रिभुज के, या शेष त्रिभुज लिखें, व शेष त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 3:1। मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 है, ये। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, है तो बिल्कुल आसान वैसे। कर्ण और आधार के मध्य बिंदु से मिलकर बने चतुर्भुज और शेष त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3:1 का अनुपात होता है, इसका 3 और इसका 1। अब ये किस किस में अनुपात पूछ रहा है आपसे, ये पूछना चाह रहा है चतुर्भुज और त्रिभुज। तो चतुर्भुज का कितना होगा, 3, और त्रिभुज का कितना होगा, 3। त्रिभुज तो इस वाले का पूछ रहा ना, बड़े वाले का ABC पूरे का पूछ रहा है, तो 3 और 1 4 है ना। तो ये 3:4 हो जाएगा, फिर 3:4, क्योंकि चतुर्भुज का तो 3 है और पूरे त्रिभुज का 3 और 1, ये 4 नहीं हो जाएगा, तो 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 181 पर आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 181, ये क्वेश्चन फिर ले रहा है ये बेवजह ही, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुके हमारे पहले, पर चलो करा देते हैं। एक 181 में क्या है, एक आयताकार बगीचा 100 × 80 मीटर का है, मतलब उसकी लंबाई 100 और चौड़ाई 80 है। देखो इस तरह मान लेते हैं।
ठीक है, ये लीजिए ABCD, इसकी लंबाई 100 और चौड़ाई 80 है। ठीक है, अब इसने कहा है उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 है। इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, इन्हें हटाना पड़ेगा ज़रा, और जी उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10। ऐसे मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 10, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये भी 10 ही होगा। ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10, और ये भी कितना होगा 10। ठीक, तो अगर बाहर वाले की बात करें तो इसकी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना 80, और 10 90, और 10 कितना 100, तो ये तो 100 हो जाएगी। और इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो 10 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि लंबाई चौड़ाई उतनी बढ़ जाती है बाहर वाले की, जितना चौड़ा रास्ता होता है उसका डबल। तो चौड़ाई तो 10 है, तो 10 इधर से बढ़ेगी, 10 इधर से, तो 20 बढ़ जाएंगी दोनों, तो ये 100 हो जाएगा और ये 120। अब बूझ क्या रहा है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो, तो रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा बड़ा वाला आयत, तो इसकी लंबाई कितनी 120 और चौड़ाई कितनी है 100, माइनस अंदर वाला आयत, घटाओगे क्षेत्रफल इसमें से तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इसकी लंबाई चौड़ाई 100 और 80 है, तो 100 गुणा 80, बस इन्हें सोल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 12,000, और ये कितना हो जाएगा 8,000, तो कितना बचेगा 4,000। ठीक है, चाहो तो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर रास्ता बाहर है तो लंबाई चौड़ाई में रास्ते का डबल जोड़ देते हैं, और रास्ता अंदर है तो लंबाई चौड़ाई में रास्ते का डबल घटा देते हैं। ठीक है, बिना चित्र बनाने के भी हो जाता है, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस आपकी। तो ये भी हो गया। अब 182, अब देखो ये जो 182 क्वेश्चन है ये भी इसे यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल प्योर क्वेश्चन ये ज्यामिति का है, पता नहीं क्यों इसने यहाँ पे लगाया है, पर चलो कराते हैं। अब समझ में तो यहाँ पे आना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना होगा आपको ज्यामिति पढ़ने के लिए, तब ऐसे क्वेश्चन समझ आते हैं। कोशिश करते हैं। देखो 182, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो इस तरह होता है समांतर चतुर्भुज, ABCD। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है। BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC बराबर CQ। BC को Q तक बढ़ाया है, ऐसे बढ़ाया है कि जितनी BC है ना उतनी ही फिर क्या होनी चाहिए BQ होनी चाहिए। इसने कह दिया है कि BC को Q तक इस पर बढ़ाया गया है कि BC बराबर CQ। BC बराबर कितना है, जितना C और Q हो जाएगा। ये थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ छपा हुआ, BC बराबर CQ, तो इसमें फिर हमने थोड़ा गलत लिख दिया। ये इसमें लिखना क्या होगा, ऐसे लिखें फिर आप। किसे बढ़ा रहा है ये, BC को बढ़ा रहा है, तो C की ओर को बढ़ाएगा, इधर को उल्टा करके C की ओर को बढ़ाएगा ऐसे ये, और बढ़ा कितनी रहा है इसे, इसने पहले ही कह दिया है कि BC बराबर CQ, मतलब जितनी ये BC है ना इतनी ये आगे को है। फिर भाई इतना आपको ध्यान रखना है, Q तक बढ़ाया है, ये लीजिए। ठीक है, इससे आगे क्या बोला गया है, जहाँ AQ भुजा CD को मध्य बिंदु P पर मिलाती है, AQ जो है CD के मध्य बिंदु P पर मिलाती है, AQ तो ये रहा, ये हो जाएगा AQ। अब AQ जो है CD को मध्य बिंदु P पर मिलाती है, तो ये जो है CD का मध्य बिंदु है, और ये क्या है P, ये क्या हो गया हमारा P हो गया है।
ठीक है। तो फिर क्या बूझ रहा है, अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि इसने कहा है ना इसे मध्य बिंदु पे मिला रहा है ये, ठीक है। अच्छा भुजा क्या है, तो कह रहा है मिलाती है। तो अब पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखना होगा। त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DPQ का क्षेत्रफल। ये अगर है तो देखते हैं, तो BCQ कहाँ है, BCQ, तो ये तो त्रिभुज ही नहीं बन रहा है BCQ या तो इसने गलत लिख दिया, ये BCP है, हाँ ये BCP है, यही तो क्यों का कैसे बन जाएगा BCP। देखो त्रिभुज BCP, तो ये बनाना होगा इस तरह। अब बनेगा BCP, यहाँ पे P है, ये क्या है, P है, का क्षेत्रफल, है ना। अब देखो ये वाली लेंथ, अच्छा ये दूसरा कौन है DPQ, तो DP और क्यों ही है ना, DPQ, हाँ क्यों ही है ये, तो ये इस तरह आपको मिलाना होगा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अब देखो ध्यान से आपको देखना है, इस वाले त्रिभुज इसे 1 मान लेते हैं और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखो इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 में ये दोनों भुजा तो बराबर है ना, है कि नहीं है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आ जाए, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, और ये भुजा दोनों में कॉमन है ना, ये भुजा दोनों में कॉमन है। तो अगर एक भुजा बराबर हो और एक भुजा दोनों में कॉमन हो, तो बची हुई भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब आ जाएं पहले पर दूसरे पर आ जाएं, पहले दूसरे में ये दोनों भुजा तो दोनों में बराबर हैं ही, और ये भुजा भी दोनों में बराबर हो गई हैं, तो बची हुई भुजा भी आपस में फिर बराबर ही होंगी, ये वाली भुजा और ये भुजा भी बराबर होंगी, तो इसलिए ये ही इसका आंसर होगा। त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DPQ का क्षेत्रफल। तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ज्यामिति के क्वेश्चन हैं ये, थोड़ा सा परेशान तो करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 183 183 में क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। देखो वर्ग की भुजा कितनी दी है, 3, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा, तो भुजा उसने वर्ग की 3 दी है ना, तो विकर्ण हो गया √2 गुणा 3, मतलब 3√2। अब इसने ये कहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है ना। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती क्या है, 3√2 और गुणा भुजा बराबर, ये होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। और ये यूँ कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण कितना है, √2 गुणा 3। तो यहाँ से जो है आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी, इसे आपको सोल्व करना है बस। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करें, √3 की इधर आ जाएगा, तो 2√2
और गुणा 3 और बटे √3। ठीक है, देखो बटे में रूट नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये जो 3 है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हो √3 गुणा √3। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √3 के अगर √3 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही तो आएगा, तो यहाँ 3 ही तो लिखा हुआ था, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा कितनी मिल गई अब आपको 2, और रूट के अंदर गुणा हो जाती है अंदर, तो 2 × 6, समझ गए, अंदर अंदर वालों की। तो ये भुजा मिल गई। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा ये रही 2√3, 2√6, तो इसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6√3 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183 का तो है ऑप्शन में ये। इससे आगे चलते हैं 184 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 184 पे आए। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके है ना, ये 2 बार चित्र बनाना बताया था मैंने आपको, 2 बार 15 और 18 हैं। ठीक है, तो इसे 15 मान लो, इसे 18 मान लो, या इसे 18 मान लो, इसे 15 मान लो। ठीक है, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 हो, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो छोटी भुजा तो ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी मानना, तो 2 बार चित्र बनाना नहीं बताया था अभी, तो एक बार तो आधार बड़ी भुजा को मानो और एक बार आधार छोटी भुजा को मानो, और दोनों क्षेत्रफल बराबर रख देते हैं क्योंकि एक ही के हैं ये दोनों। तो क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार एक बार 18 माना और ऊंचाई कितनी है h, और एक बार आधार 15 को मानो तो आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है 12। बस इसे सोल्व कर दो, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो 185 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 185। एक 185 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इन्होंने, तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसकी भुजा उक्त भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है ना। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, तो पहले आप समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और इन्होंने कितना दिया है क्षेत्रफल, इन्होंने क्षेत्रफल दिया है 4√3। ठीक है, इससे ये 4 चौक 16 हो जाएगा, तो मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई है 4, कितनी आ चुकी है 4। अब ये कह रहा उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा, मतलब जिस वर्ग की भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी। वर्ग की जो भुजा है इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी, तो पहले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालें। तो ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज की √3/2 गुणा भुजा, तो भुजा तो 4 है, तो 2 दूनी 4, तो 2√3 हो गया है, 2√3। तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई है। अब ये ऊंचाई किसके बराबर है, दोबारा पढ़ें, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर। तो ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की क्या है ये भुजा, वर्ग की भुजा है ये जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 2√3। ठीक है, अब पर ये वर्ग का विकर्ण पूछ रहा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुणा भुजा, तो विकर्ण क्या होता है √2 गुणा भुजा, तो भुजा है 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, 2√6। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√6। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे आ जाएं। 186 पे तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
186, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, इसमें बोला है केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। देखो दो वृत्त हैं, 186वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 186। ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, इनके केंद्र हैं ए बी और इनकी त्रिज्याएं कितनी हैं, 2 यूनिट हैं, और ये जहाँ स्पर्श कर रहे हैं इसे सी बोला गया है। इसे क्या बोला गया है, सी। तो इसका केंद्र और इसका केंद्र, ठीक है, ए और बी है ये, ठीक है। अच्छा, इससे आगे क्या कहा गया है, सी पर स्पर्श करते हैं, केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त अन्य दो वृत्तों को डी और ई पर मिलता है। अब देखो यहाँ केंद्र मान के प्रकार की नोक यहाँ रख के और त्रिज्या 2 ही लेके, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 2 ही तो थी और ये भी 2 थी, ठीक है। अब इसे ही केंद्र मान के त्रिज्या 2 लेके एक तीसरा वृत्त और खींचा तो यहीं तक तो आएगा, और यहीं तक ऐसे 2 तक ही, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह ऐसे, इस तरह एक तीसरा वृत्त और आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ए और बी वाले वृत्तों को जो है डी और ई पर काटता है। तो या तो इधर मान लें डी और ई यहाँ पे और यहाँ पे, या इधर मान लें यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। किधर ए की तरफ आपको मानना भी होगा इसमें, है ना। तो ये डी और ई पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, ये डी मान लिया हमने और ये ई मान लिया। अब इससे आगे क्या है, इसकी त्रिज्या भी 2 ही है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 2 ही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 ही होगी, ये भी 2 होगी। तो चतुर्भुज ए बी डी ई, चतुर्भुज ए बी डी ई की बात कर रहा है। तो देखो कहाँ बनेगा, देखते हैं। ए बी, तो ए बी तो ये रहा, ए बी, डी ई, डी इधर मानना होगा, डी और ई, ठीक है। इन्हें चेंज कर लें, डी इधर मानना पड़ेगा और ई इधर। तो इसने ही तो बोला चतुर्भुज ए बी और डी ई। पता है क्या बन गया ये, देखो अलग बना देते हैं। आपको याद आ रहा हो कुछ, समलंब नहीं बन गया है ना, ए बी और डी ई समलंब बन गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना, 2, और यहाँ से यहाँ तक 2, ये तो 4 हो गया है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। और ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी होती है या ऊंचाई होती है ना। यही तो लिखवाया था आपको, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बताया होगा मैंने आपको ज़रूर, ठीक है। जब समलंब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसका फॉर्मूला तो आपको लिखाया होगा अवश्य ही, क्योंकि इसे पढ़ा चुके हैं। तो ऊंचाई हमारे पास नहीं है इसका, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो होगा ये समलंब है, और समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ए और बी मान लिया, और गुणा उनके बीच की दूरी, जिसे ऊंचाई बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, ऊंचाई बोल देते हैं। तो ऊंचाई देखो कैसे निकलेगी, मैं आपको बताता हूँ, निकालना पड़ेगा ये ऊंचाई। यहाँ आ जाए समलंब पे, यहाँ से लंब डाल लेते हैं ऐसे, ये पढ़ाया था जब सब कुछ, अगर ध्यान है तो इस तरह, और जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी, ठीक है। और ये टोटल कितनी है, 4 है, टोटल कितनी है ये 4। अगर ये टोटल 4 है तो ये 1 और ये 1 और ये 2, इस तरह आपको डिवाइड करनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये बराबर होती है। तो 1 और 1 2, तो बची 2, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ से निकाल लो ऊंचाई, क्योंकि जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी। अब देखो ये 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री के सामने का तो कर्ण होता है ना, क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, जो इसकी ऊंचाई मान रहे हैं यहाँ आप ई मान लें, ठीक है। सी है ये है ही, तो सी ई का स्क्वायर प्लस आधार जो है ये यहाँ से यहाँ तक का ये,
ठीक है ना। ए ई का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, सी ई का स्क्वायर, तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट, तो ये कितना आ गया, √3। तो इसकी ऊंचाई जो है वो √3 है। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा ये तो नीचे वाले तो 4 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 और गुणा √3, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 6 गुणा √3/2, तो 2 तिया 6, तो 3√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3√3। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 पे आ जाएं। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में, तो लंबाई तो 7x हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4x, ठीक। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया रास्ता 4 मीटर चौड़ा है। देखो ये आयताकार मैदान है इस तरह, इसकी लंबाई ये 7x है और ये 4x। अब इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4। कहने का मतलब है इसकी लंबाई और चौड़ाई 8-8 बढ़ जाएंगी बाहर वाले की। तो रास्ते ये कह रहा है, तो चौड़ा रास्ता 416 मीटर इसका क्षेत्रफल का है, उस मैदान की चौड़ाई। तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया, 416। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे का। तो बड़ा तो ये है ना बाहर वाला, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना, 7x, और 4 ये बढ़ी और 4 ये, तो 7x + 8, 7x + 8, ये तो होगी लंबाई। ऐसी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, ये 4x है, तो 4 ये बढ़ गई और 4 ये बढ़ गई, तो 4x + 8, तो ये तो बड़े वाले की होगी। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल होगा, इसमें से छोटे वाले का घटा दो तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता है। तो छोटे का तो 7x और 4x ही है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बस इसे आपको सोल्व कर लेना है। तो ये हो गया 416 बराबर, मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28x² और प्लस के 7 अट्ठे 56x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 4 अट्ठे 32x, या 8 चौक 32x और 8 अट्ठे 64 और माइनस के 7 चौक 28x²। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब ये 64 इधर आके इसमें से घट जाएगा, 64 जो है ये वाला, ये इधर आके इसमें से घटेगा, तो 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ बचा 3। तो इधर कितना बचा है, 6 और 2 8 और 5 और 3 8। अब ये 88 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार हो रहा है। 4 अट्ठे 32 को 2, 4 अट्ठे 32 3 35, तो इससे 4 बार। तो x की वैल्यू 4 आ गया। वो आपसे चौड़ाई पूछ रहा है या लंबाई पूछ रहा है, ये आप देख लें। तो चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई कितनी थी इसकी, 4x थी, तो x बराबर 4, तो 4x, तो इधर भी 4 से गुणा, इधर भी 4 से, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 16। 188 पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 188। एक 188 असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD में, मतलब एक चतुर्भुज है जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, सब अलग अलग ही हैं उसकी भुजाएं, है ना। तो बना लो कोई भी एक चतुर्भुज, कैसा ही, मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते, कुछ भी बना दो, अब भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है ना। ABCD, क्योंकि असमान चतुर्भुज उसने बोला है। यदि विकर्ण AC तथा BD समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC और BD यहाँ समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब यहाँ 90 डिग्री है, मतलब ये सब 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। ये लीजिए, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो फिर कह रहा आगे 4 ऑप्शन दिए इसने। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्योर ज्यामिति का है, पता नहीं क्यों इसने यहाँ लगाया है।
तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझ लेना इस प्रॉपर्टी को यहाँ से। अगर देखो किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हों तो होता क्या है, ये वाला, अगर ऐसे समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हो तो एक प्रॉपर्टी होती है इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस और ऊपर वाली भुजा हो जाएगी सी डी का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा फिर ऐसे इस तरह से, समझ रहे ना, ए डी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है, इसे आप याद करें। कब होना है, जब ए समान भुजा वाला चतुर्भुज हो और उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हों, तो इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी ऑप्शन 2 है, तो इसका दूसरा ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका ये ही है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 189, इसमें क्या है, एक वर्गाकार पतंग, देखो एक पतंग है वर्ग के आकार की, ये एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण कितना है 32। ठीक, 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। सपोज करो ये 2 पॉइंट हैं, है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका आधार 8 है, ये भी और ये भी। ठीक है, तदनुसार उससे बनने वाले लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर कागज का इस्तेमाल होगा। तो बिल्कुल आसान है ये, तो भाई करना क्या है, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो और उन्हें जोड़ दो, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। तो भुजा कैसे निकलेगी, विकर्ण दिया है, तो विकर्ण क्या होता है √2 गुणा भुजा, और ये कितना है 32। ठीक है, तो ये इसके अपोने में हो जाएगा, तो a बराबर 32/√2, है ना। अब देखो, या तो √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये तो √2 गुणा 32 और √2 की √2 में करेंगे तो 2 से ये 16, तो 16√2 वर्ग की भुजा आ गई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 16√2 का स्क्वायर। अब 16 का वर्ग कितना होता है 256, और √2 का 2 होता है, √2 का कितना होता है आपका 2 होता है ना। तो अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें आप, या एक काम करें, इतना बड़ा मत करें इसे, क्योंकि जब विकर्ण दे रखा हो उसके लिए भी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर वर्ग का विकर्ण आपके पास है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अब विकर्ण कितना है इसका 32, तो 32 गुणा 32 हो जाएगा। तो इससे 16 बार कैंसिल, तो 16 की मल्टीप्लाई, तो 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3 और 16 3 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, तो 512। देखो ये एक लाइन में ही हो गया है। फॉर्मूला जब लिखवाया है तो या यूज करें फिर उसे। वर्ग का क्षेत्रफल एक तो विकर्ण से भी निकलता है, एक भुजा से भी निकलता है। अगर विकर्ण दिया हुआ होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है इसकी 8, तो 8 गुणा 8, तो ये 2, तो 16√3। अब √3 की इसने वैल्यू दे रखी है 16 गुणा, क्योंकि ये पॉइंटों में इसका आंसर पूछ रहा है, तो √3 की इसने वैल्यू दी है
कितनी दी है, क्वेश्चन नंबर है 189, 1.732 732। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, जल्दी से करनी होगी, क्या कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19 और 6 सत्ते 42 और 1 43, 4 6 4 10, 2 3 7 1 2 9 2 11 1 3 3 6 7 7 2। अब पॉइंट कितने स्थान पे, 3 स्थान पे, तो ये लीजिए, ये इसकी गुणा आ गई है 27.712। ठीक है, तो इसे उसमें जोड़ दें बस, इसे आप तुम 512 में इसका ऐड कर दें, क्योंकि ये पूरे का ही पूछ रहा है ना आपसे, इसने आपसे कंप्लीट का ही पूछा है, तो 512 में इसे आप ऐड कर दें 512। तो 0.712 तो आनी है, 7 और 2 9, 2 और 1 3, तो 539.712 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक सा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आज इसे ख़त्म ही कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन और रह रहे हैं, जल्दी से करते हैं। 190 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण दिया है। जो वर्ग का विकर्ण है ना, जो वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण तो दिया है, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की भुजा निकाल दें, तो वर्ग का विकर्ण दिया है। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। अब इसने विकर्ण कितना दिया, 40√2, यही तो दिया है 40√2, तो √2 से √2 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया आपका 40। तो वर्ग की भुजा 40 है, तो समचतुर्भुज की भुजा भी 40 ही होगी, क्योंकि इसने ऐसा ही बोला है। तदनुसार यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी है इसने, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्णों की लंबाई भी दी है इसने। ठीक है, तो पहले देखो ये समचतुर्भुज बना लेंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 40, ये भी 40, सब 40 है। ठीक है, इसके विकर्ण है ना बराबर नहीं होते हैं, थोड़ा आगे पीछे बनता है, मैंने जल्दी से बना दिया ऐसा ही। इसके विकर्णों की लंबाई 3x और 4x है। एक विकर्ण तो मान लें इसका पहला जो D1 है, यहाँ को लिख लेते हैं, D1 3x और D2 4x। ठीक है, 2 इसके विकर्ण इसने आपको दिए हैं। ठीक, भुजा इसकी आपको मिली गई है, भुजा कितनी है इसकी 40 है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण तो हमारे पास है नहीं, तो ये तो निकालने होंगे आपको। ठीक है, भुजा इसने आपको दी है, भुजा से निकल जाएंगे विकर्ण। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर आपको याद हो, समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। समचतुर्भुज की भुजा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लिखवाया था। ठीक है, और बटे में एक इनका हाफ और करना होता है, तो यहाँ 1/2 ले लेते हैं। चलो, ये समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब भुजा कितनी दी है इसने 40, 1/2 गुणा, अब पहला विकर्ण कितना 3x, तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और दूसरी कितनी 4x, तो 16x स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ रूट है ना, तो रूट कैसे कैंसिल हो, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों तरफ का क्या कर दो वर्ग, तो 40 का वर्ग तो 1600 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और इस पे वर्ग से रूट हट जाएगा, 16 और 9 कितना 25x स्क्वायर। समझ रहे ना, वर्ग क्यों करा है, रूट हटाने के लिए करा है। तो 16 चौका तो 64 हो गया, तो 6400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6400 बराबर 25x स्क्वायर। तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6400 गुणा 25। ठीक है, अब देखो 6400 को आप गुणा 100 लिख लो, तो 25 चौका 100 है ना, बस जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट जाएगा। तो 64 किसका रूट है 8 का, और 4 किसका रूट है 2 का।
दोबारा देख ली 64 8 का और 4 2 का तो 16 आ गया। तो बस इसके विकर्ण अब आपको मिल जाएंगे। तो पहला तो ये रहा, तो पहला विकर्ण तो 16 × 48 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण 16 चौका 64। अब इसका आप क्षेत्रफल निकाल दें। इसका क्या निकाल दें आप? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो यही होता है ना, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 48 × 64। ठीक है, तो इसे इससे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो 24 के 64 की गुणा कर दें। ये लीजिए 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 8 5 13, 2 2 4 और 1 5, तो 15 36 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, पर क्या करें, लगा रखे इसने ऐसी क्वेश्चन। 191 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 191। एक 191 में क्या है, एक भूखंड की दो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर की हैं, उनके बीच का समकोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं 25 मीटर की हैं। देखो एक समकोण बनाए आप जरा, त्रिभुज तो बोला नहीं है, बस समकोण बोला है, तो यही तो बनाएंगे ऐसे समकोण। ठीक है, कि दो भुजाएं कितनी कितनी दी है इसने, 32 और 24 दी हैं, तो इसे 24 मान लो और इसे 32, तो इसे थोड़ी सी और बढ़ा लो। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, उनके बीच समकोण पूर्ण समकोण है, अन्य दो भुजाएं प्रति 25 मीटर की हैं। अब दो भुजा फिर क्या हुआ ये, तो इसमें फिर या तो आपको क्या करना होगा, ये और ये जाना होगा, ये 25 की है, थोड़ा सा इस तरह से, ये भी 25 और ये भी 25। ठीक है, अन्य दो भुजाएं कितने की हैं, 25 की हैं। और अन्य तीन कोण समकोण नहीं है, बस यही एंगल 90 अंश का है और समकोण नहीं है। चलो ये तो हो गया। तो भूखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप इसका विकर्ण लिखें, इसका क्या लिखें आप, विकर्ण। पहले इसका नाम लिखें A B C और D। ठीक है, ये विकर्ण लिखें। अब ये 90 डिग्री है ना, ये कितना है 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा कर्ण है, पहले ये विकर्ण निकालना है इसका क्योंकि इसका डबल हो जाएगा, फिर इस वाले त्रिभुज का निकाल के डबल कर देंगे, बराबर भागों में डिवाइड करेगा ये इसे। ठीक है, अब ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको आपको कर्ण यहाँ से निकालना होगा। इसमें 32 का स्क्वायर कितना बैठ जाएगा, 1024 और 24 का 576 और 1024। ठीक, इन्हें ऐड कर लें जल्दी से आप, तो 6 4 10, 7 2 9 और 1 10। ठीक है ना, 7 और 2 9 और 1 10, तो 5 और 1 6, तो 1600 आ गया है। तो BD कितना आ जाएगा आपका 40, तो ये 40 आ गई है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालना है। आप क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज तो आपका कैसा है, ये तो समकोण हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसका भी समबाहु से निकाल देंगे, इधर वाले का क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो ये तो समकोण है ना, तो समकोण का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 16, अब 16 चौका 64 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38। अब इस वाले त्रिभुज को और निकालें, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल है ना। अब ये विषमबाहु से निकाल दें फिर आप, है ना। तो विषमबाहु क्या होता है, अंडर रूट के अंदर S × S - A। अब S क्या होता है, अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो ये 25 और 25 तो कितना हो जाएगा 50 और 40, 90 का आधा 45,
तो s तो हो गया 45 गुणा s माइनस a, तो 45 में से 40 गया तो 5 गुणा s माइनस b। अब 45 में से 25 गया तो कितना आएगा, 20 ही आएगा ना, और यहाँ भी 20 ही आएगा। 45 में से अगर आप 25 घटाओगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों 20 तो बाहर निकल जाएंगे। 45 को क्या लिख लो, 9 पंजे 45, 20 गुणा 20, तो होगा क्या, 9 तो 3 के रूप में बाहर, एक 5 छोड़ दिया हमने, ये लीजिए। क्योंकि 45 को 9 5 लिखा, ये 5 पहले से ही है, तो 9 तो 3 के रूप में बाहर, 2 5 में से एक 5 बाहर, 2 20 में से एक 20 बाहर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, 20 पंजे 100 या 300, तो इसका 300 आ गया है। और पहले वाले त्रिभुज का कितना था, 384, तो 684 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 684। ठीक, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इन्हें भी ख़त्म करते हैं, आगे बढ़े, घबराएं नहीं। 192 पे आ जाए, 92, 192 या 192, 192। इसमें क्या है, यदि एक समचतुर्भुज और एक वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समभुज त्रिभुज है ये, तो समभुज त्रिभुज का मतलब होगा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज और वर्ग के परिमाप बराबर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो त्रिभुज की भुजा हमने a मान ली और वर्ग की भुजा b मान ली, है ना। समबाहु त्रिभुज और वर्ग के परिमाप समान है, तो क्षेत्रफल तो भुजाएं निकाल लें, तो a अनुपात b कितना आ जाएगा, 4:3। बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में कर देते हैं अगर अनुपात निकालना होता है। तो इधर तो ये क्या था, आपका त्रिभुज था, और ये क्या था, वर्ग था। तो ये त्रिभुज की भुजा, ये वर्ग की भुजा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु का √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 4 है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 9। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया है, 4 चौक 16। ठीक है, अब √3, जैसे ये 9 लिखा हुआ है, देखो √3 गुणा 4, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, समझ रहे हैं, इससे ये कैंसिल, तो 4:3 √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 192 का। इससे आगे बढ़ते हैं, 193 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 193। एक सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। अब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। माना कि मीटर स्टिक की माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई क्या होगी। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और पर पे 1 कम है, तो ये 99 सेंटीमीटर है ना। अब कितनी बार नापा होगा, 100 बार नापा होगा, तो सही माप क्या हो जाएगी, गुणा 100 कर दें, 99 100, दिमाग लगाना तो समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा इसका 194, इसे भी कर देते हैं जल्दी से 194 को। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है शायद, पर ये चैप्टर आज ख़त्म करना था। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 और 40 हैं, उनका एक विकर्ण 80 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समांतर चतुर्भुज है, इनके आसन भुजाएं कितनी कितनी हैं, 40 और 60 है। एक विकर्ण दिया है, ये 80 है। ठीक है, तो इसमें भुजा क्या है, उसका क्षेत्रफल बूझ लिया है। तो एक काम करें, आप ये नाम दे दें ABCD। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, जितना इसका होता है इतना इसका डबल कर दें बस उससे फिर। ठीक है, अब ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 40। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकाल देते तो विषमबाहु से निकलेगा।
और बस डबल कर देंगे फिर, क्योंकि जितना इसका होगा इतना ही इसका होगा। ठीक है। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम ABCD का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का ये होता है, आपको पता है, मैं लिखा चुका हूँ, ऐसा अर्धपरिमाप होता है। अर्धपरिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो 60 और 40, 100 और 80, 180 का आधा 90। तो इसका S की वैल्यू तो 90 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 90 गुणा, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा होता है। अब S माइनस ये तो 90 माइनस कोई सी भुजा ले लो, चलो 80 ले लो, तो 90 में से 80 गया तो 10 गुणा। अब 90 में से 60 गया तो 30 गुणा। अब 90 में से 40 गया तो 50, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा 16 आप लोगों को करना है, तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं। इसे 9 गुणा 10 लिख लें 90 को, तो ये 10 तो है ही आपका, ये बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 25, 2 गुणा 25 लिख सकते हैं। तो 25 तो बाहर निकल जाएगा। अब 30 में से भी कुछ हो सकता है क्या, 15 गुणा 2। ठीक है, देखो 30 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 2, और 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 25। ठीक है। तो ये क्या बाहर निकलेगा, 9 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 9 3 के रूप में बाहर, और 2 10 में से 1 10 बाहर आ जाएगा, और 2 2 में से 1 2 बाहर, और 25 5 के रूप में बाहर। तो अंदर क्या बचेगा आपका, 15 बचेगा। ठीक है, इनकी गुणा कर लें तो 10 या 30 दूनी 60 पंजे 300, तो ये कितना हो गया है, 300√15। तो ये इतने का निकला है अभी, इतने का। तो पूरे का निकालना है चतुर्भुज का, तो इसका डबल कर दो, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 600√15। ठीक है, 600√15। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है, क्षेत्रफल वाला। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर चलेगा आयतन वाला चलेगा, उसे भी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।